तो एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, उसके साथ जो है मैं सेशन इनको हैंडओवर करूंगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसने लगातार क्या किया? कोशिश किया, और अंत में विजेता क्या हुई? साबित हुई। असिस्टेंट इंजीनियर WRD 80 पोस्ट आ जाए, 100 पोस्ट आ जाए, 200 पोस्ट आ जाए, कितना भी पोस्ट आ जाए, एग्जाम कठिन होता है, परीक्षा क्या होती है? कठिन होती है। और उस परीक्षा को निकालने वाला जो बच्चा होता है वो कई प्रकार के लिटमस टेस्ट और कई प्रकार के स्ट्रगल से होकर के गुजरा रहता है। तो अंकिता से जनरल उसके मन की बात हम समझेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका वो आंसर देगी। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप लिख करके भेज देना मेरे को एक पर्ची में, मैं आपसे आपका नाम लेकर के क्वेश्चन अंकिता से पूछ दूंगा, ठीक है? चलिए, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। पिछले बार तेरा फोटो नहीं आ पाया था ज्वाइनिंग के समय, देखो पूरा वीडियो फोटो दोनों आ गया। फ्रेम कहाँ पकड़नी है? यहाँ खड़े रहना है ना, इसको पकड़ लेना ऐसे। yes, इधर से बाहर गई तो वो कैमरा कवर नहीं करेगा। यस वो लाइन है, इसको पार मत करो। सबसे पहले तो हेलो। अच्छा, मैं यहाँ 2018 में ज्वाइन की थी एंड सबसे पहले तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैम का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था हमारे कॉलेज में, तो उसके थ्रू मेरे को एक गाइडेंस मिला। फिर उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब खत्म हुए तो मैं दूसरे दिन यहाँ मतलब मई के 14 या 15 मई को मैं यहाँ ज्वाइन कर चुकी थी, और तभी से मुझे फर्स्ट क्लास से समझ में आने लगा था। और जीएस तो मेरा 0 था, जीएस में मुझे कुछ भी नहीं आता था, पूरा मैं पानी सर के भरोसे ही जीएस की हूँ। और मैम का जो टेक्निकल का जो कवर है पूरा, मतलब मैम जो पढ़ाती है टेक्निकल का, बस उसी को ही मैं करती थी, पूरा कॉपी से ही पढ़ के जाती थी। उसके अलावा मैम जो बुक्स प्रेफर करवाती है उन्हीं बुक से मैं प्रेफर करती थी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती थी। मैम जिस तरीके से बताती हैं कि ऐसे पढ़ो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जो बोलती है ना, मैं बस वही फॉलो करती थी। और मैम की एक बात जो हमेशा मैम बोलती है कि साधु बन जाओ, तो मैं कोशिश की थी कि मैं वो साधु लाइफ को फॉलो करूं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जो साधु बाबा बनते वैसा वाला नहीं। जो मैम बोलती ना त्याग करो करके, तो उस त्याग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैम ने सिखाया है कि कैसे उसको करना है। मतलब सर हमेशा बोलते हैं, जैसे अभी होली का फेस्टिवल आने वाला है, तो इसमें बहुत लोग जनरली सब तो घर चले जाएंगे, मैं तो जनरली घर पे ही रहती थी। तो मैं ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे भी ना कोशिश करती थी कि उस टाइम पे भी मैं 2 से 3 घंटे अपने पढ़ाई कर लूँ। टाइम वेस्ट, मैं कोशिश करती थी कि टाइम को चुराऊं और उस टाइम पे मैं अपना पढ़ाई करूं, ये मेरा मेन एम रहता था। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहले आप अपने एम को डिसाइड कर लो कि कौन से एग्जाम को फोकस कर रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार एक एम डिसाइड कर लेते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को ना स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मैं अपने प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी कि मैं कहीं नहीं जाती थी। मतलब जैसे सर हमेशा बताते थे कि कोशिश करा करो कि जो डिस्टर्बेंसेस है उन डिस्टर्बेंसेस को आप अवॉइड किया कीजिए। तो मैं कोशिश करती थी कि अवॉइड करूं। मतलब मैं किसी रिलेटिव्स के यहाँ शादी होता था या कुछ भी होता था, मैं नहीं जाती थी। तो सब बोलते भी थे कि आती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, बहुत सुनाते थे। लेकिन आज वही लोगों के टोन जो है ना वो चेंज हो गए कि हाँ नहीं ठीक है, इसका सिलेक्शन हो गया ऐसा करके। तो ये सब चीज़ रहता है। और डिसिप्लिन में थोड़ा प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी अपने टाइम टेबल को। और जैसे टाइम टेबल बनाने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप मैम से हेल्प लीजिए, सर से हेल्प लीजिए, ये तो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं तो मतलब हर चीज़ के लिए मैम और सर से पूछ लेती थी, मैडम मेरे को ये डिफ़िकल्टी हो रही है, मैम मेरे को ये डिफ़िकल्टी हो रही है। और मैम और सर बहुत अच्छे से पुश भी करते हैं।
मेरे को हमेशा पुश करते थे मैम और सर कि करना है करना है करना है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे को बहुत ज्यादा पुश करता था कि हाँ मैम मेरे को बोली है, मेरे को करना है, मतलब करना ही है करके। मतलब मुझे खुद पे यकीन नहीं था कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर निकाल पाऊंगी, लेकिन सर बोले थे मेरे को कि तू निकालेगी करके। तो और सर की बात हमेशा सच होती है। आज मैं निकाल ली ना, तो ये है। और हार्ड वर्क करना तो सभी जानते होंगे, आई थिंक सो, है ना। तो हार्ड वर्क के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन अच्छा रगड़ के पढ़ लिए, तीसरे दिन फिर सुस्त हो गए, ये नहीं होना चाहिए। डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली टारगेट सेट कीजिए कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, और उसको पढ़ करके उसको रिवाइज करके सोइए, उस डेली रिवीजन कीजिए। और शॉर्ट नोट बनाइए। जैसे सर हमेशा बोलते थे कि टेक्निकल का नॉन टेक्निकल का शॉर्ट नोट बनाओ, मैम हमेशा बोलती है फॉर्मूला कॉपी बनाओ, उसमें कोडल प्रोविजंस, जितने भी कोडल प्रोविजंस है, जो भी शॉर्ट नोट्स है या फॉर्मूलाज है, उनको लिखो। तो मैं वो चीज करती थी और मैं उसको डेली बेसिस पे रिवाइज भी करती थी। तो वो काफी हेल्प किया मेरे को मेरे प्रिपरेशन के लिए। और कहीं ना कहीं वही एक रीजन था जो मेरा SES फर्स्ट जो 2020 का आया था ना, वो निकलने का रीजन वही था कि मैं शॉर्ट नोट ही प्रिपेयर करके रखती थी और डेली रिवाइज करती थी उसको। डेली 1 घंटा तो रिवीजन करना ही है। और डेली जो पढ़ रहे हो, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, उसको आप डेली ना क्लास में आने के पहले, मैं कोशिश करती थी कि 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवाइज करके क्लास आऊँ। और क्लास में आने के बाद जो टाइम बचता है, मतलब मैम और सर के आने के पहले, मैं कोशिश करती थी कि इधर उधर बात ना करूं फालतू, उस जो पढ़ाया गया है उसी को ही रिवाइज करती थी, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लिखने की कोशिश करती रहती थी। और जैसे मैम बोलती ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तो वो बहुत अच्छी आदत है, उससे आपके हाथ और दिमाग दोनों को याद होता है, मैम हमेशा बोलती है। तो वो चीज ना सच है। मतलब आज भी अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखने बैठू ना, तो गलत लिखती हूँ ना, तो हाथ रुक जाता है कि वो गलत है करके। तो वो बहुत सही चीज है, तो उस चीज को फॉलो कीजिए। मैम और सर जो बताते हैं ना, उसको एक एक बात को मतलब नोटिस कीजिए और एक एक बात को फॉलो कीजिए। मैं वही करती थी कि एक एक बात को मैम और सर के ना नोटिस करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी। कोई भी डाउट्स आ रहा है तो डाउट्स क्लियर कीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए। यहाँ बैठ के हम लोग टेस्ट पेपर, जो टेस्ट सीरीज यहाँ होती है ना, तो हम लोग बैठ के ना डिस्कस करते थे टेस्ट पेपर्स को। वो आपको प्रिपेयर कराता है एज वेल एज आपको रिवाइज कराता है कि टॉपिक्स कैसे आप किसी को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी रेडी करता है कहीं ना कहीं, कि मतलब हाँ आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इस टाइप से है। और रिविजन तो फिर मस्ट है। तो यही सब चीज़ मैंने फॉलो किया बस, और इसी बेसिस पे मुझे सिलेक्शन मिल गया। सवाल पूछता हूँ, ठीक है? yes. सवाल नंबर 1 ये है कि अभी की जो जनरेशन है, हाँ. ये टेक्निकल पढ़ती है, जो ये 4 साल पढ़ी है, नॉन टेक्निकल को ये लोग सीरियस से इग्नोर करते हैं। yes. इनको बताइए या जनरल बताइए कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है और पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले सब इंजीनियर के पोस्ट में नॉन टेक नहीं रहता था, तो लोग जनरली अवॉइड करते थे। मेरे खुद के फ्रेंड्स अवॉइड करते थे नॉन टेक। मैं उनको कितना बोलती थी कि नहीं कर लो, कोई भरोसा नहीं। सर हमेशा बोलते थे कि नॉन टेक सब इंजीनियर के पोस्ट में आ सकता है करके। मैंने तो किया था। मतलब शुरू में डिफिकल्टी होती है, सबको होती, मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट हुआ था। मतलब मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बट मेरे पापा बोले कि नहीं थोड़े दिन में समझ में आएगा। और मैं ज्योग्राफी के बीच में स्टार्ट की थी, तो मेरे को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो रहा था। फिर सर जब पॉलिटी स्टार्ट किए, मेरे को एकदम से समझ में आने लग गया, इतना अच्छा से समझ में आने लग गया कि सर हमेशा बोलते थे न्यूज़ डिस्कशन देखा कीजिए करके, उससे पॉलिटी आपका रिवाइज होता है करके। और लिटरली रिवाइज होता था पॉलिटी उस डिस्कशन से। जो डिस्कशन न्यूज़ डिस्कशन होता है, उसमें आर्टिकल्स आपके ना रिवाइज होते जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक अवॉइड कभी मत कीजिए, नॉन टेक को फुल्ली मतलब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक कभी अवॉइड मत करना। तो यही है। कोई सवाल भेज रहा है क्या? मैं ही पूछूं पूरा तुम्हारे मन की बात? ठीक। दूसरा सवाल, जैसे जनरली हम लोग क्लास साल भर कराते हैं, हाँ. या 1 साल करवा रहे हैं, 1 साल में अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या करना चाहिए? अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरे से नहीं होती थी घर पे पढ़ाई, मैं इसीलिए क्लास ज्वाइन कर लेती थी।
और मेरे पापा बोले थे कि आप रिपीट करिए, रिपीट करने से क्या है ना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती है, जो डाउट्स होते हैं ना वो डाउट्स और अच्छे से क्लियर होते हैं। यहाँ आके पूरा रिविजन होता है सबसे पहली बात तो रिपीट अगर कर सकते हैं जो बच्चे वो बहुत अच्छी बात है, रिपीट करिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए ना, पढ़ाई छोड़ना बस मत कभी भी। टेस्ट सीरीज से भागते हैं बच्चे अंकिता। हाँ अगर मतलब दबाव डाल करके भी मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, पकड़ पकड़ के रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, हाँ तो भी अगर 300 लोग रजिस्टर किए हैं तो 180 लोग देने आते हैं। हाँ, अरे बाप, टेस्ट सीरीज का महत्व क्या है बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, तो अवॉइड काहे को करते हो, मत करा करो। मैं तो हमेशा आती थी टेस्ट में मैं तो हमेशा आती थी टेस्ट में, मतलब ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज ना आपको प्रिपेयर कराता है कि आप एक्चुअल में वहाँ कैसे परफॉर्म करोगे। यहाँ ओएमआर शीट दिया जाता है ना, वो किस लिए दिया जाता है, ताकि आप वहाँ के ओएमआर में कोई गलती ना करो। तो और जो यहाँ चीज़ें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, और जो मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में, जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उन मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए ना, तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट से भागो मत, भागोगे तो फिर तुम सिलेक्शन से ही भाग रहे हो, अपने सिलेक्शन से पीछे भाग रहे हो। यही मतलब मैं बोल दूंगी और कुछ नहीं। टेक्स्ट बुक के लिए पूछते हैं, ये टेक्स्ट बुक पढ़ना है, वो टेक्स्ट बुक पढ़ना है। जब क्लास कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के पीछे जाना चाहिए कि क्लास नोट्स के पीछे जाना चाहिए? मैं तो क्लास नोट्स के पीछे भागी थी, मैं कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी हूँ। मतलब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बहुत लोग बोलते थे मेरे को कि ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, मैं कुछ नहीं सुनती थी, मैं सिर्फ सर और मैम का सुनती थी, इसके अलावा मैं और किसी का भी कुछ नहीं सुनती थी। जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो आपके माइंड में बहुत सारे लोग ना डाइवर्ट करने के लिए आपको बहुत सारा चीज बताते रहते हैं फालतू फालतू का, तो ये सब चीज मत सुना करो। बस मैम जो जितना पढ़ा रही है मैम पहले उतना तो अच्छे से कर लो, उसके बाद फिर ना कहीं और, उसके बाद जगह भी नहीं बचती, उतना ही मतलब उतना पढ़ लो ना, उतना बहुत सफिशिएंट है वो बहुत। और यहाँ का ना सबसे बड़ी बात, यहाँ पूरा स्टडी का एटमॉस्फेयर है। सबसे पहली बात तो इस कोचिंग में आकर के ना कोई गलती नहीं की हो, सर और मैम पे ना पूरा ट्रस्ट करो। मैं एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी सर और मैम के ऊपर, तो तभी मैं मतलब आज सक्सेस हासिल कर पाई हूँ। ये जो मैं हड़का के बात करता हूँ, बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहता हूँ, इंटरव्यू में कितना काम आता है तेरे को? हाँ इंटरव्यू में कितना काम आता है? तो बहुत काम आता है हाँ, तो वो तो मतलब अब फादर टाइप से है यार, तो बोलेंगे नहीं क्या थोड़ा सा, तो इतना कोई नहीं बोलता। सबसे पहली बात तो अपने बच्चे समझ करके ना कोई नहीं बोलता। कोई इंस्टीट्यूट का बच्चा, मतलब कोई इंस्टीट्यूट के टीचर जो है ना, अपने 400 के 400 स्टूडेंट का नाम रखना ये बहुत मुश्किल काम है। सर और मैम को हर एक स्टूडेंट का नाम याद रहता है और अपने बच्चे समझ करके बोलते हैं। मतलब मैं तो मतलब मैम का जो पढ़ाने का तरीका है ना, मेरी मम्मी के पढ़ाने का तरीका लगता है मुझे। तो मैं एकदम ऐसे, जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं बोली भी थी कि मेरी मम्मी पढ़ा रही है लग रहा है मुझे ऐसा करके। तो मैं एकदम मदर फादर की तरह ही ट्रीट करती हूँ सर और मैम को। तो सर अब थोड़ा सा बोलेंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा सा सुन लेना, उसमें क्या, वो इंटरव्यू में काम आएगा और क्या। नॉन टेक्निकल में कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ी है? नहीं, मेरे को नहीं पड़ी है। मतलब जैसे सर हमेशा बताते थे कि मतलब पिछला एसीएस तो एक्सेप्शनल आया था, उसको हम हाँ, लोग बात नहीं करते, हाँ, लेकिन उसमें भी जितना अटेम्प्टेबल हाँ, था वो मैंने सर के नोट से ही किया है पूरा। सर जो भी पढ़ाते थे यहाँ पे, जो फैक्ट्स बताते थे, उन फैक्ट्स के बेसिस पर ही मैंने पूरा कंप्लीट किया था। ऐसे मैं कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ती थी। बोलते थे बहुत लोग कि ये बुक पढ़ ले वो बुक पढ़ ले, मैं बोलती थी पहले मैं नोट्स ही पढ़ लूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स पढ़ना। क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में एकदम अटेंटिव होकर के बैठा है, सुन रहा है, एफर्ट हमारा है। टेक्निकल तो नहीं बोल सकते, टेक्निकल में आपको पेन पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल में हमारा कोशिश ये रहता है कि हम जो बोलें, जैसे मैं बोलता हूँ कि जो मैं बोलूंगा वो एग्जाम में गूंजेगा। हाँ। क्या होता है, वो होता है ऐसा कुछ? यस सर, होता है ना, ठीक होता है। तो आपको अंकिता के अनुभव से ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। ठीक, जब आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं आज, तो कभी ना कभी ये आपकी जगह पे बैठी थी। 8 महीने पहले इसके पास ज्वाइनिंग जेई की नहीं थी, 1.5 साल पहले इसके पास जेई की नौकरी नहीं थी, आज इसके पास जेई की ज्वाइनिंग है और जेई की नौकरी लग चुकी है। स्टेट सर्विस में क्लास 2 का
एई का पोस्ट सबसे बड़ा पोस्ट होता है, उससे बड़ा पोस्ट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से नहीं आता। आप बड़े गोल की तरफ जब बढ़ते हैं तो एक साथ बड़े गोल को अचीव नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। वही बातें जो है अंकिता आपको बता रही है, ठीक। और हमारे लिए तो छाती चौड़ी होने वाली बात है। एक बच्ची जो हमारे सामने आई, जिसको हमने नर्चर किया और जिसको एक एक चीज की ट्रेनिंग दी, ठीक। हम केवल डांटते नहीं है, हम ट्रेनिंग भी देते हैं। वो जो डांट है ना, उसको पकड़ करके रखोगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन गलती करने से आपको क्या कर लेगा, एग्जाम में बचा लेगा। अभी तेरे आने के पहले ही बोल रहा था कि क्लास में हल्ला मत करो, क्लास कॉपी रिवीजन करो। आते साथ ये बोल दी कि क्लास कॉपी में क्या करती थी, बाकी लोग बात करते रहते थे, मैं रिवीजन करते। आज बोला हूँ, सुबह बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ, बात मत करो, क्या करो, रिवीजन करो। टाइम चुराओ, टाइम क्या करो, चुराओ। 24 घंटा सबके पास है ना, उसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं उस चीज को सोचो, और उसके लिए ईमानदारी से भिड़ जाओ। टेक्निकल नॉन टेक दोनों पढ़ो। नॉन टेक गड्ढा करोगे, आगे चल करके बहुत प्रॉब्लम होगा। टेक्निकल एक बार आप रिजेक्ट हो जाते हो ना, मान लो सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होने के बाद में बच्चा हमसे डिटैच हो जाता है, कट जाता है। वही मौका होता है जब आप फिर से हमारा हाथ पकड़ो और फिर से आप तैयारी चालू करो। एक बार रिजेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है, अनुभव आपको बेहतर करता है, एक्सपीरियंस बेटर करता है कि नहीं अंकिता? यस सर, करता है। और मतलब जब मेरा एसईएस फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, इंटरव्यू तक पहुंची थी, तो मतलब एकदम थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था मेरे को भी कि मतलब क्यों मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई ऐसा। तो मैंने सर से बात किया, सर थोड़ा सा डांटे, लेकिन वो मोटिवेट भी किए मेरे को कि ऐसा नहीं है, हर पेपर आपको सिखाता है। ऐसा नहीं कि हर पेपर आपको फेल कर रहा है, फेल नहीं करवाता हर पेपर आपको आपके मिस्टेक्स को सिखाता है। तो आप मिस्टेक्स पर काम कीजिए। जैसे यहाँ भी जो टेस्ट सीरीज होती थी ना, तो मैं हमेशा अपने रैंक और मार्क्स कभी नहीं देखती थी। और ऐसा नहीं कि मैं पहले से टॉप करती थी, मतलब मैं बहुत बाद में, मेरा तो जब मैं शुरू ज्वाइन की थी तो मैं बहुत पीछे रहती थी, मतलब पता नहीं कितनी पीछे रहती, जितना मार्क्स नहीं उससे ज्यादा रैंक्स रहते थे। तो मैंने अपने मिस्टेक्स पर काम किया, और आज भी अगर मैं टेस्ट सीरीज देने बैठूं तो मैं आज भी अपने मिस्टेक्स को ही देखती हूँ कि कहाँ मेरे मिस्टेक हो रही है, उन मिस्टेक्स पर वर्कआउट करती हूँ। जो लिख के रखने बोलते हैं सर, जो मिस्टेक्स रहती है ना, मिस्टेक कॉपी बनाने बोलते हैं सर, मैं वो मिस्टेक कॉपी बना करके रखती थी, तो वो काफी हेल्प करता है। इंटरव्यू में क्या पूछा था? इंटरव्यू में तो सर सबसे पहले एंटर की तो वो पूछे कि आप सब इंजीनियर हो तो असिस्टेंट इंजीनियर में क्यों आना चाहते हो, ऑलरेडी मतलब सब इतने मतलब नीचे वाले पोस्ट से सब डायरेक्ट ऊपर आएंगे तो फिर कैसे करोगे, ऐसे करके। बट मैं कुछ बोलती, उसके पहले ही दूसरे पैनलिस्ट ने बोल दिया कि उसी डिपार्टमेंट का है, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी गई मेरे से। तो शेयर मार्केट के बेसिक्स टर्म्स तो मैंने बता दिए, जैसे बीएसई, एनएसई, निफ्टी, सेंसेक्स, और उससे रिलेटेड और पूछे जा रहे थे। तो मैं सिंपल सॉरी सर नहीं पता बोल रही थी। पैनिक बस नहीं होना है वहाँ पर, मतलब बहुत हंसते खेलते हुआ है मेरा इंटरव्यू, एकदम हंसी मतलब बहुत हंसते हंसते मैं आंसर की हूँ वहाँ पे। प्रवीण सर का सर। पॉलिसी पूछे कुछ? पॉलिसी तो ऐसा नहीं पूछे। हाँ, टेक्निकल में सर वो कैनाल लाइनिंग का काम चल रहा है तो उसी से रिलेटेड पूछे। और हसदेव अरण्य का पूछे कि छत्तीसगढ़ का लंग्स किसको बोलते हैं, तो हसदेव अरण्य। हाँ यस सर बताए थे। तो उससे रिलेटेड पूछे। वर्ल्ड का लंग्स किसको बोलते हैं, ये सब पूछा गया। तो इस टाइप सा थोड़ा, और वर्ल्ड के जो कंट्री कॉन्टिनेंटल के जो कंट्रीज है ना, उनके नाम थोड़ा याद रखिए, क्योंकि मेरे से पूछा गया था साउथ अमेरिका के कंट्रीज के नाम बताइए। तो मैं बताई थी सर, क्योंकि वो अल नीनो इफेक्ट जब पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं, तो उसके थ्रू मेरे को याद था वो। तो वो काफी मतलब यहाँ का क्लास का ही ना पूरा चीज इंटरव्यू में भी काम आता है। तो क्लास गोल मत करना और डेली आना और डेली पढ़ाई किया करो भाई। नहीं, ये लोग लॉन्ग वीकेंड वाले शुक्रवार को चालू होता है और मंगल को खत्म होता है, बुधवार को आता है। ज्यादा वीकेंड वगैरह मत बनाओ, अभी वीकेंड बनाओगे तो फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, और अभी पढ़ लोगे तो फ्यूचर में तो हमेशा वीकेंड बनाते रहोगे। पूरा वीकेंड ही बनाओ ना फ्यूचर में, तो फिर तो अभी हाँ रगड़ के पढ़ाई करो। मतलब मैं हाँ, जैसे एक सब्जेक्ट हो जाता है, हाँ, उसके बाद उसको बस्ता बंद कर देते हैं, हाँ, फिर दूसरा शुरू करते हैं तो दूसरा भी ज्यादा लगने लगता हाँ, है। हाँ, तो साइक्लिक रिवीजन कैसे करती थी, उसके बारे में थोड़ा बता दो इनको। देखो मैं बताई ना, जैसे शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए करके, शॉर्ट नोट में ना वो साइक्लिक रिवीजन अच्छे से आप कर सकते हो। जैसे एक सब्जेक्ट सपोज अभी हाईवे जैसे चल रहा है ना, तो हाईवे का मैंने फिर पढ़ते पढ़ते ही मैंने शॉर्ट नोट बनाया, उसका डेली फैक्ट्स को रिवाइज कर रही हूँ। फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर जब स्टार्ट हो रहा है, सपोज मॉस स्टार्ट हुआ,
तो जैसे संडे को है, संडे को एक बार हाईवे को रिवाइज कर लो, आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कीजिए, बहुत तो मतलब क्विकली रिवाइज हो जाता है। और एक बार सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो और उसके शॉर्ट नोट से रिवाइज करते हो ना, तो हार्डली 1 घंटा ही लगता है आपको कोई भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा 2-2.5 घंटा लग सकता है। तो संडे को तो आप 2-2.5 घंटा दे सकते हो एक सब्जेक्ट को मेरे हिसाब से, तो हो जाता है उससे। मतलब पहले मुझे भी डिफिकल्टी होती थी, बट मैम बताई मेरे को कि वीकेंड्स में किया करो करके, तो उससे काफी हेल्प हुआ मेरे को। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कितना क्वेश्चन करते हो तुम एक दिन में? मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैम जो करवाती थी ना उसी को ही करती थी। और जो वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 बुक है ना, मैं सबसे ज़्यादा उसी से पढ़ती थी। मतलब मैम हमेशा बोलती थी रामबाण है वो करके, मैम और सर, और वो मेरे लिए सच में रामबाण साबित हुआ है कि मतलब मैं उसी से ही करती थी। हाँ, उससे रिलेटेड अगर कुछ मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जैसे एसएससी जेई में दिख जाता है, या मतलब ईएस के क्वेश्चंस, तो मैं जनरली नहीं लगाती थी, मैं बहुत बाद में स्टार्ट की ईएस के क्वेश्चंस लगाना। 2020 का जो एसईएस का इंटरव्यू के बाद मैंने वो क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया। तो इसलिए मतलब, और न्यूमेरिकल मैम जो बताती है ना कि इस टाइप से करिए, तो उसी टाइप का करिए, ज़्यादा मतलब एकदम डीप में मत घुसिए फालतू। मतलब स्टेट के लेवल के हिसाब से मैम यहाँ जब प्रिपेयर करवा रही है ना, उसी से ही रिलेटेड कीजिए, ज़्यादा इधर उधर माइंड डाइवर्ट मत कीजिए फालतू, क्योंकि उससे आप ही का टाइम वेस्ट होगा। और किसी का क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता हूँ। Yes, प्रॉब्लम sir. आती है लड़कियों को, हाँ शादी का प्रेशर आता है, हाँ, आया होगा तेरे को? नहीं आया। आधा तो क्या करें? सर करियर चुनती की शादी? करियर चुनती, करियर फर्स्ट। मतलब मेरे पापा का स्टेटमेंट था कि अगर मेरी बेटी का जब तक नौकरी नहीं लगेगा मैं नहीं करूंगा शादी करके, तो इसलिए मेरे को शादी का प्रेशर तो उतना नहीं आया। हाँ, जेई के बाद थोड़ा सा आने लग गया था, तो मैं बोली एसीएस तो निकलने दो पहले करके, तो उसकी नहीं सुन रहे थे। फिर वो अच्छा वो मेरी पोस्टिंग दूर हो गई, तो मैं घर से थोड़ा दूर थी ना, तो बच गई। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ। पहले तुम वहां पर बैठती थी, हाँ हाँ वहां पर बैठती थी भीड़ में, हाँ आज यहाँ पर खड़ी हूँ, दो नौकरी हाथ में है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब सपना रहता है कि वहां से यहाँ आना, हर एक कैंडिडेट का सपना रहता है। मैं मतलब जब वहां बैठती थी और यहाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आकर के बताते थे, तो मुझे भी फील होता था मुझे भी पोस्ट लेकर के एक दिन ऐसे यहाँ पे खड़े होकर के बोलना है करके। तो आज वो सपना मेरा पूरा हो गया। जेई के टेस्ट सीरीज में ना, जेई के टेस्ट सीरीज में कुछ बोलना बेटा, और देखो यही खड़े रहना। जेई का जब टेस्ट सीरीज होता था तो अंकिता फर्स्ट सेकंड में रहती थी, और जेई में जब सिलेक्शन हुआ तो रैंक पीछे हुआ, तो ये गाली खाई थी मेरे से, डांट पड़ा था इसको कि तेरे से उम्मीद नहीं थी कि तेरा इतना पीछे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब तू एक काम कर, तू ए टारगेट कर, तेरे को याद है ए बनना है। ये मतलब अगर आप बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, एक प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन। आवाज आ रही है पीछे? ठीक, मैनिफेस्टेशन का मतलब आप ये मान के चलिए कि आप वो चीज बन गए हैं, आपको बनना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप वैसा एक्ट करने लग जाते हैं, आप वैसा अपने आप को ट्रेन करने लग जाते हैं। तो मैं दिमाग में भरते रहता हूं कि जेई निकालना है, ए निकालना है, ये निकालना है, वो निकालना है। वो बोलने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, आपके दिमाग में एक फ्रेम रहे कि भैया मेरे को ये काम करना है। जब वो फ्रेम रहेगा तो आप उससे इधर उधर भटकेंगे नहीं, ये ऑब्जेक्टिव होता है इसका। तो ये वो बच्ची है जो सिलेक्शन के बाद डांट खाई थी कि जेई का निकल गया सर, तो कितना आया रैंक, इतना रैंक आया। मैं बोला तेरे से उम्मीद नहीं थी, बहुत पीछे हो गया। तो अब तू एक काम कर, तू ए टारगेट कर, और तेरे को ए क्या करना है, निकालना है। और ए क्या हो गया, निकल गया। ठीक, तो मैनिफेस्ट करना बड़ा जरूरी है, कर्म करना जरूरी है पहले। तो खाली मैनिफेस्ट करते रहोगे तो भी नहीं होगा, बैठे बैठे सोच रहे मुंगेरी लाल के सपने ना, पहले करना होगा कर्म। कल कर्म का सिद्धांत बताया हूं क्लास में, ठीक, कि ईश्वर ने जन्म दे दिया, कर्म आपके हाथ में है, आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा ही बनेंगे। सोच पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और सोच पॉजिटिव रहने के लिए आपको गाइडिंग फोर्स की जरूरत है। हम जो दिन भर सुबह से लेकर के रात तक आपके पीछे पड़े रहते हैं ना, उसके पीछे एक ही चीज है कि ऊपर वाले ने हमको जिम्मेदारी दी है कि हम गाइड करें। तो किसी भी बच्चे के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए,
कि उसको ये चीज हम नहीं बताए। शुरू शुरू में जब पढ़ाना शुरू किए थे ना, जो आता था कई बार ऐसा हुआ कि वो बताना मिस हो गया और वो परीक्षा में आ गया। अपराध जैसा लगता है टीचर को, पता है हम लोगों को अपराध जैसा लगता है जब हमको ये चीज बोलते बोलते में 2 लाइन के बीच में वो मिस हो गया पॉइंट और वो परीक्षा में आ गया। बच्चे को पता भी नहीं चलता कि ये मेरे टीचर ने मिस कर दिया। टीचर को सबसे पहले पता चलता है कि अरे ये सवाल तो मैं करवा सकता था, ये तो बच्चा एग्जाम में क्या कर सकता था, बना सकता था, लेकिन वो मिस हो गया। वो अपराध बोध होता है, इसलिए हम कुछ नहीं छोड़ते, हम सब पढ़ा देते हैं और एक एक चीज को कई कई बार पढ़ा देते हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मंडे टू सैटरडे आपका क्लास लग रहा है, आपको मंडे टू सैटरडे क्लास आना है और घर जाकर के क्लास कॉपी को रिवीजन करना है। अगेन आई एम अलर्टिंग दोस पीपल जो कि नॉन टेक्निकल को नहीं पढ़ रहे हैं, आपके रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण वही बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, सिविल इंजीनियरिंग से ज्यादा बड़ा है नॉन टेक्निकल, डाइवर्स है। और वो जब आप पेपर में जब जाते हो ना तो आप फिर नर्वस आने लगते हो, बात में आखिरी में क्या होता है, नर्वस होने लगते हो। वो नर्वसनेस आपको पीछे फेंक देता है। ठीक, तो अभी भी समय है, सितंबर अक्टूबर की जो वैकेंसी है संभावित, ठीक, जेई भी आएगा, एई भी आएगा, एसईएस का कैलेंडर आएगा पूरा का पूरा। ठीक, आप आज से अपने आप को तैयार करें, मैनिफेस्ट करें कि मैं अपना कर्म ऐसा करूंगा कि आने वाले समय में मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और कर्म का एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है, मंडे टू सैटरडे क्लास आना है, जब जब टेस्ट होगा टेस्ट देना है और क्लास की कॉपी को रिवीजन करना है। कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। हम मेहनत करते हैं ना आपके लिए, हम सारी किताब देखते रहते हैं कि कहां से क्या चीज पूछ रहा है, कौन से एग्जाम से क्या चीज पिक कर रहा है। किसी और भी स्टेट में पेपर होता है, वो पेपर तक हम आपको करवाते हैं। लेकिन पद बनेगा कैसे, जब आप रेगुलर, तू कितना क्लास गोल मारती थी बेटा? एक आध दो क्लास। ठीक, यहाँ पर शीतल है, शीतल कहाँ गई? शीतल, ये बच्ची जो है ना, इसने एक भी क्लास आज तक गोल नहीं किया है। जिस दिन ये सफल होगी वो बताऊंगा मैं उस दिन। लेकिन इसके अलावा क्लास में एक भी बच्चा नहीं है जिसने की क्लास गोल ना मारा हो। पहले जब हम हाथ उठवाते थे तो कम से कम 30% बच्चे ऐसे निकलते थे जिन्होंने 1 या 2 ही क्लास गोल किया होता था। 10% ऐसे निकलते थे जो जिसने एक भी क्लास गोल नहीं किया था। ठीक, आज जो है प्रॉब्लम यहाँ पर है, सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज आप क्लास गोल मारते हो। एडमिशन ही क्यों लियो भैया? अगर आपको क्लास गोल मारना है, व्हाई हैव यू टेकन द एडमिशन? ठीक, मेरे को बटर करके बात करना नहीं आता, क्योंकि मैं आपको सीधा करने के लिए हूं यहाँ पे। गुरु लोगों को आप देखो, जो असली गुरु होगा वो कभी बटरिंग करके बात नहीं करेगा, वो आपकी कमी बताएगा और कमी किसी को पसंद नहीं होती, तारीफ सबको पसंद होती है। आपका तारीफ करूंगा ना, जब यहां पहुंच जाओगे, जैसे इस बच्ची ने लगातार मेहनत किया, इसकी तारीफ कर रहा हूं, इसने कभी क्लास गोल नहीं मारा, इसकी तारीफ कर रहा हूं, इतने सारे स्ट्रगल को झेल झेल करके ये सफल हुई, उसके लिए तारीफ कर रहा हूं, ताली बजवा करके स्वागत किया, ये तारीफ है। तो तारीफ के पहले काबिल बनो, तब क्या होगी, तारीफ होगी, है ना। मैं कुछ भी झूठ बोल दूं आपको खुश करने के लिए, वो हमारा इंटेंशन वैसा नहीं रहता, और ना आपको उससे कुछ हासिल होना है। आईना दिखाऊंगा तो सच आपको दिखाऊंगा, और आईना दिखाना ही टीचर का धर्म होता है। ठीक, तो आज से अपनी गलतियों में सुधार करें। ठीक, आप आज से अपना कोर्स करेक्शन करें। एग्जाम का प्रेशर हैवी प्रेशर होता है, आप जितनी गलती यहां करते हैं उससे ज्यादा गलती कहां होती है, एग्जाम में। हम कितना भी माहौल क्रिएट कर लें टेस्ट सीरीज में, लेकिन गलती आप एग्जाम में 10% ज्यादा करते हो जो गलती आप यहां कर रहे हो। सपोज आप यहाँ 100 में 80 ठीक करके आ रहे हो, वहां आप 100 में 70 पे पहुंच जाओगे। अगर आप यहाँ 100 में 70 कर रहे हो, आप वहां 100 में 60 पे पहुंच जाओगे। कैसे ठीक होगा? लगातार पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना, जब तक नहीं होता है तब तक क्या करते रहना, पढ़ते रहना। यही उसका समाधान है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं तुमको गाना गा के बता दूं कि ये ले गाना गा ले, फलाना कर ले, ये कर ले, कोई शॉर्टकट बता दूं? नहीं, लॉन्ग कट ही है। तरीके अलग अलग हो जाते हैं कि इस कॉपी से बोर हो गए, नया कॉपी खरीद लो जो ज्यादा लंबा हो, ज्यादा चौड़ा हो। प्लेन पेपर से बोर हो गए, लाइनिंग पेपर खरीद लो। मैप बना के पढ़ो, शॉर्ट नोट बनाओ। हर एक चीज के बारे में बताता हूं ना क्लास में, बताता हूं कि नहीं बताता हूं? तो जोर से बोलो ना, बताते हो? हाँ, ठीक है, अभी भी। और दूसरा क्या है ना, चुना है तैयारी का रास्ता, तो दुखी और गरीबी दिखा करके मत पढ़ो। ठीक है, दुखी आदमी, डिजेक्टेड आदमी, डिप्रेस्ड आदमी किसी को पसंद नहीं होता है। यू मस्ट बी लाइव। आपको क्या होना चाहिए? लाइव होना चाहिए। हमारे जीवन में भी 50 तकलीफ रहती है, मेरे और मैडम के में स्वास्थ्यगत समस्या रहती है, उसके बावजूद हम लोग आकर के आपको पूरी ताकत से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक, अभी पिछले 4 दिन से प्रीत नहीं है, मैं सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक
मैं, गौरव सर, अभिषेक सर, जो प्रीत भी काम करता है वो भी काम करते हैं, ठीक, वो हमारा काम नहीं है। 3 दिन 4 दिन छुट्टी थोड़ी ना दे सकते हैं, आप लोगों का पढ़ाई का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग अगर आप एक्सक्यूज देते हैं, और देयर इज नथिंग अगर आप एक्सक्यूज नहीं देते हैं। लेकिन इसका अल्टीमेट टारगेट जो है वो आपको एक्सक्यूज देते हो टारगेट से अलग कर देगा, एक्सक्यूज नहीं देते हो आपको टारगेट तक क्या कर देगा, पहुंचा देगा। और वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सीधे बता दे रहा हूं, क्लास गोल मारने वाले को मैं क्लास से भगा दूंगा, नहीं चाहिए मेरे को, ठीक, आपकी तैयारी नहीं चाहिए। अगर आप क्लास गोल मारते हैं तो अलर्ट हो जाओ, क्लास गोल मारना क्या कर दो, बंद कर दो। एक एक बच्चे को अब हम देख रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। तो अगर आप एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते तो आपकी विदाई एकदम तय है, मैं विदा करूंगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ अंकिता के लिए खूब सारी तालियां। और हाँ, अंकिता को हम इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ देना चाह रहे हैं, आप दे दीजिए मैडम।